वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला क्लासेस ज़रूर देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि आपको फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ना है। और आप जानते हैं कि हमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है स्थिर विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। तो चूंकि आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 को पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 को। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। आप जैसा कि देख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है स्थिर और दूसरा है वैद्युत, विद्युत। दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर मैं तुम लोग से पूछूं स्थिर का मतलब क्या है, स्टैटिक्स का मतलब क्या है, सभी कोई फट से हाथ उठा दोगे। क्या मतलब हुआ स्थिर का? वेरी गुड। स्थिर का मतलब कि रुका हुआ, खड़ा, एक जगह स्थिर। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है एक जगह स्थिर। और वैद्युत जो शब्द है, विद्युत, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, आवेश। आवेश भी अगर आगे हम लोग देखेंगे जाकर के कि आवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो विद्युत का मतलब आवेश। अगर आवेश स्थिर है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत कहेंगे। फिजिक्स का वह ब्रांच जो कि स्थिर आवेशों के बारे में हमें बताता है, उसके बारे में अध्ययन कराता है, उसे हम लोग स्थिर वैद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। तो प्रश्न है यहाँ पे, सबसे पहला टर्म आता है वो है चार्ज, आवेश क्या है। व्हाट इज चार्ज, व्हाट, ये आवेश है क्या। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से करीब करीब 2600 साल पहले तक, आप देख रहे हो, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स है, ईसा पूर्व लगभग 6 सेंचुरी का मतलब आज से भी, ईसा पूर्व से भी 600 साल पहले वो जानते थे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको घर्षण करने पर, जिसको रगड़ने पर, फ्रिक्शन के कारण उसमें जो है एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता था कि वो दूसरे को अपनी तरफ, दूसरे पदार्थों को, विशेष पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। और चूंकि घर्षण से उत्पन्न होता था, इसलिए उसको हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी या घर्षण विद्युत भी कहते थे। लगभग 2000 वर्ष तक, सीधे सीधे आज से 2600 साल के बाद जो है 1540 ईस्वी में, लगभग 2000 वर्ष तक इसके बारे में कोई भी विशेष खोज नहीं हुआ। मैं कहानी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहानी सुनाने में, कहानी बच्चों को सबसे अच्छा लगता है और कहानी सुनने में भी अच्छा लगता है। तो पहले कहानी सुन लीजिए, कहानी में इंटरेस्ट आएगा तो आपको विषय में भी इंटरेस्ट आएगा। विलियम गिलबर्ट, इन्होंने थेल्स का ही प्रयोगों के आधार पे और कुछ अपने प्रयोग करके देखे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें घर्षण करने पर, फिर से रगड़ने पर उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश तो वो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये दूसरे पदार्थों को हल्का से आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप कंघी करते हो तो कई बार ठंड, आप लोग तो तेल डालते नहीं हो बाल में, तो जब तेल रूखा हो जाता है तो क्या होता है कि चट चट की ध्वनि आती है। आप अगर कोई प्लास्टिक वाले चेयर में बैठ जाएंगे बहुत देर तक पैर ऊपर करके, फिर जब उठेंगे तो देखेंगे एक चिट चिट की ध्वनि आती है, एक क्रैकिंग आवाज आती है। वो वास्तव में आपका शर्ट और चेयर आवेशित हो जाने के कारण ऐसा होता है। उसके बाद सर थॉमस ब्राउन, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि कुछ एम्बर, जो एक पदार्थ है, एबोनाइट भी कहते हैं, उसमें जब हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें जो है एक गुण उत्पन्न हो जाता है, वो दूसरे एम्बर को प्रतिकर्षित करता है, उसी तरह का रगड़ा हुआ, या कांच को जो है आकर्षित करता है। उन्होंने सबसे पहले नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये ग्रीस का शब्द है, एम्बर को ही हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसी से बना इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, उसी से बना इलेक्ट्रिक। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, इन्होंने पतंग का प्रयोग किया था।
इन्होंने प्रूव किया था कि जो आकाशीय बिजली होती है उसमें भी सेम वही चार्ज होता है जो एम्बर और या कांच के इसमें होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही सबसे पहले जो है आवेश का नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया था, उन्होंने दिया था ग्लासी और रेजिन आवेश। ग्लासी आवेश चूंकि ग्लास में जो है, कांच में जो है, आप जब किसी कांच के एक इसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इससे धन आवेश को उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस को ग्लासी आवेश दिया। इसी तरह से अगर एक एवोनाइट की छड़ है, इसको अगर आप बिल्ली की खाल या उन्हीं कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें भी एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो माइनस होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, ऋण आवेश। तो इन वैज्ञानिकों के खोज से हमें यह पता चलता है कि मूल रूप से दो तरह के आवेश होते हैं। पहला आवेश कौन सा होता है, उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्जेस, और दूसरा आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव चार्जेस। ग्लास को, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ग्लास पे रेशम के कपड़े से रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है वो पॉजिटिव, उसका नाम दिया गया पॉजिटिव। और एवोनाइट की छड़ को अगर ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल से रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या नाम दिया गया, माइनस चार्जेस। तो प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप ये कर सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं। अब आप पूछोगे आवेश का क्या गुण है, बहुत दिन से आप लोग जान रहे हो, 6वीं 7वीं से पढ़ रहे हो, धन धन में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, प्रतिकर्षित करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। ये बहुत सिंपल है, आप लोग भी जानते हो, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। तो हम कह सकते हैं सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल, समान आवेश सब समय प्रतिकर्षित करता है, और विपरीत आवेश सब समय आकर्षित करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, समझ लीजिए, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये सब चीजें जो है, जो पुराने वैज्ञानिक थेल्स, विलियम गिलबर्ट, सर थॉमस ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि लोगों ने इसको बताया। आपको पता होगा कि नील फोर्स के पहले तक हमें ये जानकारी नहीं था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। रदरफोर्ड और नील फोर्स ने ही सबसे पहले बताया कि किसी भी एटम में 3 चीजें होती है, आपको भी पता होगा। आवेशों का, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। आवेशों का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ चार्जेस क्या है। आपको पता होगा कि किसी भी एटम का बीच का पोर्शन होता है, इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है कोई चार्जेस नहीं होता है, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ऐसे विभिन्न कक्षों में ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर है नेगेटिव। तो अगर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी उसमें चार्ज नहीं होगा, वो उदासीन होगा। आपको मैंने 10 नंबर दिए और फिर उसमें से 10 नंबर को घटा, मैंने कहा -10 कर दो, तो फिर आपके नंबर कितने हो गए, 0 हो गए। तो सेम यही है, जितने बीच में प्रोटॉन है
उतने ही, जैसे इसमें मैंने मान लो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। एक ही ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो है हाइड्रोजन। तो उसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। इससे सभी जो है एटम जो है ग्राउंड स्टेट में उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए, अगर आपने कांच की छड़ लिया, फिर से उसी एग्जांपल को लेता हूं मैं, छड़ लिया, इसके भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। और आपने एक कपड़ा लिया, रेशम का। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, उतने सख्ती से नहीं बंधा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन सख्ती से बंधा हुआ है, जब हम इसको इसके ऊपर रगड़ेंगे तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज, सॉरी, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि ऋण आवेश युक्त है, इसलिए ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। कभी भी जो है एक पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ये याद रखिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों युग्म में उत्पन्न होते हैं। जनरली जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है युग्म में उत्पन्न होते हैं, इसी के लिए हम लोग युग्म उत्पादन का भी सिद्धांत कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में ऐसे उदाहरण देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम के ग्राउंड स्टेट में 11, इसमें जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब हो रहा है कि इसके बाहरी कक्ष में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहरी कक्ष में 2 है, फिर सबसे अंदर वाले कक्ष में 2 है, उसके बाद वाले कक्ष में 8 है, और सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी जो है कितने हैं प्रोटॉन? ये भी 11 है। अब होगा क्या, जब आप इसको किसी भी तरह का ऐसा कोई बाहरी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कोई रिएक्शन होगा, तो इसमें से अगर मान लिया जाए 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल गया, तो अब इसका स्ट्रक्चर हो गया 2, 8, और ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया। तो ऐसे कंडीशन में ये सोडियम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अंदर में तो 11 प्रोटॉन ऑलरेडी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 10, ये 10 हो गए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये सोडियम आयन बना लेगा। मतलब सोडियम जो है ये जब टूटेगा तो Na+ और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से जब हम एवोनाइट की छड़ को उन्हीं कपड़े से रगड़ते हैं, तो एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, और जब ये ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो क्या होगा कि ऊनी कपड़ा जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा है, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में एवोनाइट माइनस चार्ज हो गया और ऊनी का कपड़ा क्या हो गया? प्लस चार्ज। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केवल माइनस होगा या केवल प्लस होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, क्लोरीन का होता है 17, इसमें होता है 2, 8 और 7। अष्टक पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा। तो क्लोरीन जब भी होगा, ये 17 था, Cl माइनस और प्लस Cl प्लस अ इलेक्ट्रॉन, ये बराबर जो है Cl माइनस। ऐसा लग जाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस 1 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल गया तो ये सोडियम प्लस हो जाएगा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिला हुआ है। अब देखोगे जैसे ये सारी चीजें हैं, उसी तरह से जो है हम लोग केमिस्ट्री की भी जो है कैसे चार्जिंग होता है, आयनाइजेशन कैसे होगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत से जो है हम लोग जान सकेंगे। आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। हम लोगों ने इसके पहले भी जो है बहुत सारे जो है संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है, जैसे ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत। इसी तरह से आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत भी है। किसी पृथकित निकाय का कुल आवेश स्थिर होता है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड देन द टोटल चार्ज ऑन इट शुड बी कंजर्व।
वी नाइदर कैन क्रिएट अ चार्ज नॉट वी कैन डिस्ट्रॉय अ चार्ज। ना तो हम किसी आवेश को निर्माण कर सकते हैं, न ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल द्रव्यमान नियत रहता है। चार्ज और मास दोनों मूल राशि है, मूल क्वांटिटी है, लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी दोनों में समानता भी है। आप इन्वर्स लॉ जो है ग्रेविटेशन के लिए और चार्ज के लिए दोनों में पढ़ेंगे। आप जो है द्रव्यमान जो है उसको भी डिफाइन करना मुश्किल है, चार्ज को भी डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर भी है। जैसे यह एक ही प्रकार का होता है, कोई धन द्रव्यमान ऋण द्रव्यमान नहीं होता है। यह दो प्रकार का होता है, धन ऋण। आकर्षण का इसमें केवल बल लगता है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल लगता है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम गलत सिद्ध हो गया, E=mc²। और द्रव्यमान जो है स्थिर भी नहीं है, वेग के ऊपर निर्भर करता है। आइंस्टीन ने उसके लिए भी समीकरण दिया, वो वेग के ऊपर निर्भर करता है, जबकि यह किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। तो ये सब कुछ अंतर है जो मास और चार्ज दोनों के बीच में है, आपको ये समझना चाहिए। अब हम लोग इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वो है आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस? हमें तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्वांटाइजेशन है क्या। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? अगर किसी वस्तु का एक नियत मान, फिक्स मिनिमम मान हो सकता है, कंटिन्यूअस कोई मान नहीं होगा, तो हम उसको क्वांटीकृत कहेंगे। इसके उदाहरण से बहुत आसानी से समझाया जा सकता है आपको। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बोतल में बहुत सारे शीशे के कंचे रखे हुए हैं या लोहे की गोलियां रखी हुई हैं, और दूसरे में दूध या पानी रखा हुआ है। अब आपसे मैं कहूं कि उसमें से शीशे की गोलियों से गोली निकालिए, आप न्यूनतम कितना निकाल सकेंगे? निश्चित रूप से आपका जवाब क्या होगा? एक से कम नहीं निकाल सकते। एक निकाल सकते, दो निकाल सकते, तीन निकाल सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दूध के बोतल से आप दूध निकालिए, तो आप उसमें एक बूंद निकाल सकते हैं। आप फिंगर डालेंगे तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल से निकले, उसका कोई मिनिमम ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। तो चार्ज भी इसी तरह का है, चार्ज भी क्वांटीकृत है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब चार्ज कैसे क्वांटीकृत है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे हम लोगों ने देखा कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है? धनावेश। और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो उस पे होता है ऋणावेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा? तो आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इससे कम नहीं हो सकता। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मान लिया इसे हमने E कहा, तो Q = अगर किसी पर N = 1 हो, एक इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश हो, तो Q हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि E। अगर N = 2 होगा तो Q हो जाएगा 2:E। अगर N = 3 होगा तो Q 3:E। अगर N टोटल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये N होगा तो Q हो जाएगा Ne। Q Ne। यही पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, Q Ne। अब प्रश्न है कि इस पे जो है N जहां क्या लिखेंगे? N एक पूर्णांक राशि, इंटीजर है। एक इंटीजर है, 1 2 3 4 5। N = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, N तक हो सकता है। लेकिन 2.3, 1.5, 2/3, 5/4
या 1.33, ऐसा ये नहीं होगा। इट कांट बी सच। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत। बहुत मुख्य सिद्धांत है, याद रखिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है। जैसे बोर्ड में ही जो है एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या किसी वस्तु पर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम आवेश हो सकता है? अपना प्रश्न का आंसर भी बताइए, कारण भी बताइए। आपको प्रश्न दिया गया है, क्या किसी वस्तु पर 1.6 इंटू 10⁻20 कूलम हो सकता है आवेश? आपका उत्तर क्या होगा? कई लोगों को लगेगा कि हो सकता है, मेरा उत्तर होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻20 टोटल चार्ज, तो और E इक्वल्स टू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, तो Q इक्वल्स टू अगर NE होगा तो N बराबर Q अपॉन E, Q 1.6 इंटू 10⁻20 बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ये हो जाएगा 10⁻1, 1/10। n का वैल्यू क्या हो रहा है? 1/10, विच इज नॉट ए इंटीजर, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इतना आवेश नहीं हो सकता। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या कि अगर किसी वस्तु का 500 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो बताइए कितना उसके ऊपर कुल आवेश है। ऐसे आप पुस्तक में लिख सकते हैं। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते होगा। आप एनसीईआरटी की भी बुक्स देख सकते हैं, उसमें भी इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं। आप उसको जरूर हल कीजिए, और हल करने के बाद अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं हल होता है या कोई परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए, जिससे मैं जो है आपको उस प्रश्न का जवाब दे सकूं, उसे जो है आपको हल करा सकूं। आशा है आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्लास था मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाले हम लोग क्लास में कूलम्ब्स लॉ और एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे क्लास को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके आप मुझे बताइए, जिससे मैं आपकी परेशानी का हल कर सकूं। थैंक यू। आशा है आप लोग अच्छे से रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे।